बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस। हमने देखना है कि पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस क्या होती हैं, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसके फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो किस तरह से एक्ट करें, और इस सब को हमने फाइल अप करना है कि पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस हैं क्या और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम इनके जो है एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स नहीं देखेंगे, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस। पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस हमें पता है कि पेंक्रियाज से दो तरह की सिक्रीशंस हो रही हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन सिक्रीशंस हैं जिन्होंने ब्लड में जाना है वो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करके अपने रिस्पेक्टिव जगहों पर जाएंगी और अपना इफेक्ट मीडिएट करेंगी। लेकिन ये जो पेंक्रियाज है ये हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करता है, जिसमें मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वाटर होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन बहुत मेन कंपोनेंट है, और इसके अलावा जो है एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो जो बाइकार्बोनेट आयन जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द लॉन्ग डक्ट थ्रू द लॉन्ग पेंक्रियाटिक डक्ट, और जाके हेपेटिक डक्ट में ओपन होते हैं, और उसके बाद इसने जाना होता है इनटू द ड्यूडेनम थ्रू द स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, थ्रू द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये अगर देखें हम कि ये जो है स्टमक है, ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, और यहाँ पे हमारे पास पेंक्रियाज की सिक्रीशन हो रही है। तो क्या होगा कि लिवर की जो सिक्रीशन है बाइल की वो यहाँ से आ रही होंगी, और पेंक्रियाज भी जो है अपनी सिक्रीशन कर देगा इनटू द लॉन्ग पेंक्रियाटिक डक्ट, और उसके बाद हेपेटिक डक्ट से होती हुई वो ड्यूडेनम में जाके अपनी जो सारी सिक्रीशंस हैं वो सिक्रीट हो जाएंगी, ठीक है, और फिर वो ऑफकोर्स अपना अफेक्ट करेंगी, ठीक है। 1 लीटर पर डे ये होती है। इसकी pH 8.0 टू 8.3 होती है, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन है, ठीक है। इसके बाद इसकी कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं। कॉम्पोजिशन में क्या है कि इसमें वाटर है विच एड्स इन डिसोल्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस, ठीक है। मेजर कंपोनेंट इसका भी जैसे हमने पढ़ा था कि सलाइवा है, उसमें तकरीबन 99% वाटर होता है, उसी तरह से पेंक्रियाटिक जूस में भी वाटर की कंपोजिशन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बाइकार्बोनेट आइंस हैं विच एड इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक काइम। हमें पता है जो काइम आ रही है स्टमक में से वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, उसकी pH अप्रॉक्स 2.0 थी, ठीक है, या फिर 1 to 3.5 थी। तो अगर रेंज देखें तो 1.0 to 3.5 तक थी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो है हमारे पास HCO3 नेगेटिव है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एक्चुअली सिक्रीट होता है इन द पेंक्रियाटिक सिक्रीशन। ये किस तरह से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हम ये वाले जो सारी चीज़ें हैं ये वैसे पहले भी देख चुके हैं कि हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है, HCO3 नेगेटिव बनाती है, उसके बाद क्लोराइड शिफ्ट होता है, क्लोराइड शिफ्ट की वजह से HCO3 नेगेटिव बाहर चला जाता है और क्लोराइड अंदर आ जाता है। तो बाइकार्बोनेट आइंस का तो हमें पता है कि ये किस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और HCO3 हम ले भी कहाँ से रहे हैं, पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ही ले रहे हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ही हम ले रहे हैं बाइकार्बोनेट आइंस। वो कैसे ले रहे हैं, सोडियम के साथ सिन ट्रांसपोर्ट हो रही है या को ट्रांसपोर्ट हो रही है। जो बाइकार्बोनेट आइंस हैं वो इसी तरह से पहले पेंक्रियाटिक डक्ट में आएंगे, और फिर पेंक्रियाटिक डक्ट के में हमें वो किस तरह से मूव करें, पेंक्रियाटिक डक्ट से क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है जिसकी वजह से HCO3 नेगेटिव आ गया ल्यूमेन में। इसके बाद हमें जो है सोडियम भी चाहिए, ठीक है। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे H2CO3 नेगेटिव बनता है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से, तो उसमें जो हाइड्रोजन था वो जो है सोडियम के साथ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। वो सोडियम के साथ एक्सचेंज हो रहा है, और फिर उसकी न्यूट्रलाइजेशन किस तरह हो रही है, थ्रू सोडियम पोटेशियम ATPase के। पहले सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है, और फिर वो सोडियम पोटेशियम ATPase के थ्रू बाहर जा रहा है, ठीक है। एक तो ये पहले यहाँ पे सिन ट्रांसपोर्ट हुई, उसके बाद हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन की वजह से भी अंदर आया, पहले बाइकार्बोनेट आइंस के साथ आया, ठीक है, बाइकार्बोनेट आइंस बेसिकली उसके साथ आए, ठीक है, और उसके बाद ये बाहर भी मूव कर रही है दोबारा से हमारे पास ल्यूमेन में, ठीक है। तो ये सोडियम दोबारा से ल्यूमेन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव कर रही है। तो सोडियम जो यहाँ से भी आ रही है वो भी दोबारा कहाँ जा रही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो फिर बाद में क्या होगा कि ये अपनी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू सोडियम और वाटर, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम मूव करेगा तो वाटर भी साथ मूव करेगी, तो ये मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ल्यूमेन में आ जाएंगे, और इस तरह से फिर ये दोनों रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और वाटर भी मैंने आपको बताया कि सिक्रीट होना है। तो इस तरह से हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी फर्दर जो इसके एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास एमाइलेज। एमाइलेज हमें पता है ये कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो है स्लाइवा में एमाइलेज पढ़ा था, वहाँ पे भी ये स्टार्च को
जो है हाइड्रोलाइज कर रहा था, डाइजेस्ट कर रहा था। अब यहाँ क्या है कि ये स्टार्च को भी डाइजेस्ट कर रहा है, ग्लाइकोजन को भी डाइजेस्ट कर रहा है, और एवरी अदर कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट फॉर सेलुलोज को ये डाइजेस्ट कर रहा है एमाइलेज। ठीक है, और उसको ब्रेक डाउन किस में कर रहा है, डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड्स में। किस में ब्रेक डाउन कर रहा है, डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड्स में। इसके बाद हमारे पास फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, उनमें पैंक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज और फॉस्फोलाइपेज है। क्या क्या है हमारे पास, पैंक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज और फॉस्फोलाइपेज। ठीक है, ये हमारे पास 3 एंजाइम्स हैं। ठीक है, पैंक्रियाटिक लाइपेज हाइड्रोलाइज करे न्यूट्रल फैट या फिर ट्राइग्लिसराइड्स को इनटू मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज क्या करे, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज को ऑफ कोर्स हाइड्रोलाइज करेगा, और जो फॉस्फोलाइपेज है ये निकालता है फैटी एसिड्स फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो कितने एंजाइम्स थे हमारे पास फैट डाइजेशन के लिए, 3 एंजाइम्स हैं, फॉस्फोलाइपेज, ठीक है, इसके बाद कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज। इसके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि ये डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, मोनोग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, अपने फाइनल फॉर्म में नहीं आ रहे। जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन है तो उसको ग्लूकोज बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा। वो कब बनता है, वो बनता है विद द हेल्प ऑफ सकस एंटेरिकस। किससे बनता है, सकस एंटेरिकस। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सकस एंटेरिकस क्या है। ठीक है, अभी के लिए इतना है कि ये जो है यहाँ पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड हो रही है, पेंक्रियास की वजह से क्या हो रही है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड हो रही है। और कंप्लीट जो उसने अपने फंडामेंटल यूनिट्स में आना है वो किसकी मदद से आएगा, सकस एंटेरिकस की मदद से आएगा, जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स 3 तरह के हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, वैसे ये जो है इनकी इनएक्टिव फॉर्म्स हैं, अभी ये एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट होंगे। या तो ये किस वजह से, जो ट्रिप्सिनोजन है ये ट्रिप्सिन में किस वजह से कन्वर्ट होगा, फिर से बात आ जाती है सकस एंटेरिकस की। जो सकस एंटेरिकस है वो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को इनटू ट्रिप्सिन। क्यों, क्योंकि उसमें एंटेरोकाइनेज होता है। ठीक है, उसमें एंटेरोकाइनेज होता है जिसकी वजह से ये कन्वर्जन होती है। ठीक है, इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन। ठीक है, और जो है एक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजन को भी ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर सकता है, जैसा हमने पेप्सिनोजन में पढ़ा था। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिनोजन है जो कि काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा विद द सेम मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या है कि हमारे जो पेंक्रियाज हैं उनकी वॉल्स ख़राब ना हों, इसीलिए ये भी जो ट्रिप्सिनोजन है ये या बाकी जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ एक और मैकेनिज्म क्या है इसकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, ताकि जो है वो ट्रिप्सिन फ़ौरन से अपनी जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में ना आए, और जो है वो पेंक्रियाटिक सेल्स को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर थोड़ा सा भी ट्रिप्सिन ज़्यादा हो जाता है और ट्रिप्सिन इनहिबिटर की क्वांटिटी उतनी ही रहती है, या किसी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की वजह से जो है ट्रिप्सिन की क्वांटिटी बढ़ गई है उस स्पेसिफिक डक्ट्यूल में या जगह पे, तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर कम ही है, तो जो है पेंक्रियाज की जो वॉल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। और इन स्वेयर केसेस क्या हो सकता है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के केस में क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा पेंक्रियाज ही डिस्ट्रॉय हो गया। किस वजह से, कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर कम था और ट्रिप्सिन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो वॉल सारी डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द मोर। डोंट फॉरगेट आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन योर प्रेयर्स। थैंक यू।